हेलो स्टूडेंट्स, तापीय भौतिकी की वीडियो सीरीज़ की आज हमारी ये चौथी वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है तापीय प्रसार। स्टूडेंट्स, आपने रेलवे लाइंस पर इन जॉइंट्स को तो ज़रूर देखा होगा। तो ये जॉइंट्स जो बनाए जाते हैं रेलवे लाइंस पर, तो इनमें यहाँ पर बीच में एक गैप रखा जाता है, थोड़ी सी जगह खाली जगह छोड़ी जाती है। ये इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि ये जो रेलवे लाइंस हैं, ये ताप के कारण, हीट के कारण जब इनको ऊष्मा मिलती है तो उससे इनका प्रसार होता है, मतलब ये लंबाई में बढ़ जाती हैं। तो अगर हम ये जगह बीच में खाली जगह नहीं छोड़ेंगे इस जोड़ पर, तो होगा क्या, ये पटरियां एक दूसरे पे चढ़ जाएंगी, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी रेल वगैरह पलट सकती है। तो ये जॉइंट जब बनाया जाता है तो इसमें यहाँ पर बीच में यूँ खाली जगह थोड़ी छोड़ दी जाती है। इसी तरह से आप जब किसी पुल पर से गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा उस पुल के ऊपर भी बीच में ऐसे बहुत जगह ये जॉइंट्स दिए जाते हैं, ये जोड़ दिए जाते हैं और इनमें भी यहाँ पर बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है। तो ये भी इसीलिए रखा जाता है, ये गैप, ये जगह इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ऊष्मा मिलने से, हीट मिलने से होता क्या है, हर वस्तु प्रसारित होती है। तो अगर हम ये बीच में खाली जगह नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ से दिक्कत हो सकती है। ये दोनों यूं सड़कें आपस में एक दूसरे के ऊपर जब यूं दबाव डालेंगी तो यहाँ पे विरूपण हो सकता है इस सड़क के अंदर। तो है क्या तापीय प्रसार? देखिए, अधिकांश पदार्थ तापमान बढ़ने पर प्रसारित होते हैं और इसी घटना को हम तापीय प्रसार कहते हैं। उदाहरण के लिए तापीय प्रसार जोड़ रखे जाते हैं। कहाँ कहाँ रखे जाते हैं ये? इमारतों में, कंक्रीट राजमार्गों पर। ये जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया ये इसी का था। कंक्रीट राजमार्गों पर भी ये जोड़ रखे जाते हैं। इन जोड़ों को क्या कहते हैं? तापीय प्रसार जोड़। इसी तरह से रेलवे पटरियों, ईंट की दीवारों और पुलों को बनाते समय उनमें ये जोड़ रखे जाते हैं। आपने दीवारों में भी देखा होगा, जब लंबी सारी दीवारें बनाई जाती हैं, बहुत लंबी, तो उनमें बीच बीच में थोड़ी खाली जगह छोड़ी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी चाहे वस्तु हो, वो ऊष्मा मिलने पर, हीट मिलने पर प्रसारित होती है। उसके आयामों में परिवर्तन आता है, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ये सब बढ़ते हैं और उसी को बोला गया है तापीय प्रसार। तो आइए देखते हैं कि तापीय प्रसार का कारण क्या है। तापीय प्रसार किसी पदार्थ के परमाणुओं के बीच औसत दूरी में परिवर्तन का परिणाम है। देखिए, किसी भी पदार्थ के जो अणु होते हैं, इनके बीच में एक निश्चित दूरी होती है। अब होता क्या है, जैसे ही हम इस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो होता क्या है, जब ये अणु जो हैं अपनी इसी जगह पर इस तरह से यूँ दोलन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये भी दोलन करेगा, दोनों दोलन करेंगे। तो दोलन करने से होता क्या है, इन दोनों अणुओं के बीच की जो ये दूरी है, ये जो औसत दूरी है, ये थोड़ी बढ़ जाती है। जब ये इस तरह से दोलन करेगा तो इनके बीच की ये औसत दूरी बढ़ जाती है। साधारण तापमान पर एक ठोस पदार्थ में परमाणु लगभग 10⁻13 हर्ट्ज की आवृत्ति से अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करते हैं। तो ये तो वो दोलन शुरू से ही कर रहे हैं, साधारण तापमान पर भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम ऊष्मा देते हैं तो ये जो दोलन करने की आवृत्ति है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है और इनका आयाम भी बढ़ जाता है। मतलब अब ये अगर पहले अणु सिर्फ इतनी दूरी में ही दोलन कर रहा था ऐसे, तो हीट देने पर, ऊष्मा देने पर इसका आयाम बढ़ जाएगा, दोलन करने का इतना ज़्यादा आयाम हो जाएगा। तो उससे होगा क्या, एक तरह से इसने ज़्यादा जगह घेरनी शुरू कर दी, तो एक तरह से पदार्थ का प्रसार हो गया। परमाणुओं के बीच औसत दूरी लगभग 10⁻−10 मीटर होती है, लेकिन जैसे जैसे ठोस का तापमान बढ़ता है, परमाणु अधिक आयाम के साथ दोलन करते हैं। परिणाम स्वरूप उनके बीच औसत दूरी बढ़ जाती है और यही पदार्थ के प्रसार का, उसके विस्तार का कारण है। अब बात करते हैं तापीय प्रसार कितने प्रकार का होता है। तापीय प्रसार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रफल प्रसार और तीसरा आयतन प्रसार। आइए इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं रेखीय प्रसार की। तो उसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक छड़ है जिसका प्रारंभिक तापमान T0 है और इसकी प्रारंभिक लंबाई L0 है। अब हम इस छड़ का तापमान डेल्टा T बढ़ा रहे हैं, जिससे होगा क्या, इस छड़ की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कितनी? डेल्टा L। तो प्रयोगों से हमें क्या प्राप्त होता है, आइए वो देखते हैं। तो ये रही हमारी छड़ जिसकी प्रारंभिक लंबाई है L0 और इसका प्रारंभिक तापमान है T0।
हमने क्या किया, इसका तापमान थोड़ा सा बढ़ा दिया, कितना, डेल्टा टी, जिससे होगा ये कि इसकी लंबाई कुछ बढ़ जाएगी, डेल्टा एल। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसका तापमान और बढ़ा दिया, इतना बढ़ाया कि पहले अगर वृद्धि डेल्टा टी की थी तो अब 2 डेल्टा टी कर दी, यानी कि तापमान में वृद्धि दोगुनी कर दी है। तो आप पाएंगे कि जो लंबाई में वृद्धि हुई थी पहले डेल्टा एल, तो अब वो भी दुगनी हो चुकी है, कितनी, 2 डेल्टा एल। तो इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो डेल्टा एल है, यानी कि जो लंबाई में वृद्धि है, वो असल में तापमान में होने वाली वृद्धि के समानुपात में है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने नोट करनी है कि डेल्टा टी के अल्प मानों के लिए ही ये समानुपातिकता रहेगी। अल्प मान का मतलब ये जो तापमान में वृद्धि हो रही है, ये 100 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होनी चाहिए। तो इस प्रयोग से हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एल जो है वो डेल्टा टी के सीधे समानुपाती है, अर्थात डेल्टा एल समानुपात है डेल्टा टी। इसे हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब की बार हमने एक और प्रयोग किया और उसमें हमने एक ही पदार्थ की 2 छड़ें ली। पहली छड़ इसकी लंबाई है L नॉट और दूसरी छड़ उसकी लंबाई है 2L नॉट, यानी कि वो उससे डबल लंबाई की है, लेकिन दोनों के पदार्थ समान है। तो हमने क्या किया, अब इन दोनों छड़ों के तापमान में हमें वृद्धि करनी है। पहले वाली छड़ का तापमान टी नॉट से हमने कर दिया टी नॉट प्लस डेल्टा टी, और दूसरी छड़ का तापमान भी टी नॉट ही था, उसके ताप में भी वृद्धि डेल्टा टी की ही की गई है, यानी दोनों छड़ों के तापमान में वृद्धि समान है। तो हम ये पाएंगे कि पहले वाली छड़ जो है जिसकी लंबाई है एल नॉट, उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो है डेल्टा एल, और जो दूसरी छड़ है जिसकी लंबाई दोगुनी है, उसकी छड़ की लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो भी हमें दोगुनी ही मिलेगी। तो इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो डेल्टा एल है, जो लंबाई में वृद्धि है, वो प्रारंभिक लंबाई जो थी छड़ की उसके भी समानुपात में है, अर्थात डेल्टा एल जो है वो सीधे समानुपाती है, किसके, एल नॉट के। इससे हमें एक और समीकरण मिलेगी, यानी कि डेल्टा एल समानुपात है एल नॉट। तो अब तक हमें 2 समीकरणें प्राप्त हुई, डेल्टा एल समानुपात है डेल्टा टी और डेल्टा एल समानुपात है एल नॉट, यानी कि छड़ की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वो तापमान में वृद्धि के भी समानुपात में है, और छड़ की जो लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई, उसके भी समानुपात में है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से मैं ये कह सकता हूं कि जो डेल्टा एल है वो सीधे समानुपात में है, किसके, एल नॉट डेल्टा टी के। अब अगर मैं यहां से इस समानुपात के चिन्ह को हटा दूं तो मुझे एक नियतांक लगाना पड़ेगा और मुझे समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी। तो देखिए यहां पर मैंने एक समानुपातिक नियतांक लगा दिया है, यह है अल्फा। तो मुझे मिलता है डेल्टा एल, यानी कि छड़ की लंबाई में वृद्धि जो हुई है वो किसके बराबर आई, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये एल नॉट ये इसके सबस्क्रिप्ट में आएगा, यहाँ पे छोटा सा, मेरे से यहाँ पर ये बन नहीं रहा था तो ऐसे ही लिखा गया। तो अल्फा यहाँ समानुपातिक नियतांक है, इसे हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसके मात्रक वगैरह और परिभाषा वगैरह अभी हम देखेंगे। तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुई, ये हमें छड़ की लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो देती है। अब यदि आप छड़ की नई लंबाई ज्ञात करना चाहें, शुरू में तो उसकी लंबाई थी एल नॉट और आपने तापमान बढ़ा दिया डेल्टा टी, तो अब छड़ की नई लंबाई बदल चुकी होगी ना, उसे हम नाम दे देंगे एल। तो वो एल किसके बराबर होगा, तो इसीलिए मैंने लिखा है यदि किसी छड़ का तापमान टी नॉट हो और उसकी शुरू में लंबाई एल नॉट हो, तो अब अगर नया तापमान मैंने कर दिया है टी नॉट प्लस डेल्टा टी, तो छड़ की नई लंबाई एल वो कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए जी, नई लंबाई तो यही होनी चाहिए ना एल। प्रारंभिक लंबाई जो थी एल नॉट प्लस उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई यानी कि डेल्टा एल। अब हम डेल्टा एल का सूत्र समीकरण नंबर 3 से देख चुके हैं, इसका मान हम यहाँ रख देंगे तो हमें मिलता है एल प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल बराबर है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो प्रारंभिक लंबाई थी एल नॉट, अब यहाँ से एल नॉट और इधर से भी एल नॉट, दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो हमें फाइनली जो अंतिम सूत्र मिलेगा, जिस जो अंतिम लंबाई का होगा, वो होगा एल बराबर एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस सूत्र की मदद से हम ऐसी छड़ की नई लंबाई ज्ञात कर सकते हैं जिसकी प्रारंभिक लंबाई थी एल नॉट और उसके तापमान में वृद्धि की गई थी डेल्टा टी, और यहाँ पर ये अल्फा है उसका रेखीय प्रसार गुणांक। तो अल्फा को हम कहते हैं तापीय प्रसार गुणांक या रेखीय प्रसार गुणांक।
ठीक है जी। अल्फा के मात्रक होते हैं केल्विन की घात -1 या डिग्री सेल्सियस की घात -1। ये मात्रक कहाँ से आए अभी देखते हैं। हमने अभी अभी देखा था समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें ये समीकरण प्राप्त हुई थी, जिसे हमने समीकरण नंबर 3 कहा था, यानी कि डेल्टा एल बराबर अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इस समीकरण से यदि मैं अल्फा का मान निकालना चाहूं तो मुझे मिलेगा अल्फा बराबर डेल्टा एल भाग में एल नॉट डेल्टा टी, यानी कि अल्फा बराबर है डेल्टा एल भाग में एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो यहां से हम अल्फा की परिभाषा बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अल्फा होता क्या है, प्रति एकांक वास्तविक लंबाई व प्रति एकांक ताप में परिवर्तन पर छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि यानी कि डेल्टा एल को हम रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहते हैं। तो मैंने यहां परिभाषा लिख दी है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा को प्रति इकाई वास्तविक लंबाई यानी कि एल नॉट व प्रति इकाई तापमान में परिवर्तन यानी कि डेल्टा टी पर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल से परिभाषित किया जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं अल्फा के मात्रक की। अभी अभी हमने पीछे लिखा था कि अल्फा के मात्रक केल्विन की घात -1 भी हो सकते हैं और डिग्री सेल्सियस की घात -1 भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों पैमानों पर तापमान में जो वृद्धि होती है वो समान ही होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी छड़ का तापमान प्रारंभ में 10 डिग्री सेल्सियस था और बाद में वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो सेल्सियस पैमाने पर ताप में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई? अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस में से 10 डिग्री सेल्सियस घटा दूं तो मुझे मिलता है 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये आई तापमान में वृद्धि। अब अगर मैं तापमान को केल्विन में लेता तो अब तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलते हैं ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तापमान पैमाने उस वीडियो में हम देख चुके हैं। हमें करना क्या है, बस डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देना है तो हमारा तापमान केल्विन में बदल जाएगा। तो आइए पहले 10 में जोड़ देते हैं 273, तो हमें मिलेगा 283 ये बन गया केल्विन में। अब इसी तरह से अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में कन्वर्ट करूं तो मुझे मिलेगा 293 केल्विन। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं, अब यदि मैं अंतिम तापमान 293 में से प्रारंभिक तापमान 283 घटाऊं तो अब भी मुझे 10 ही मिलेगा। इसे मैं कहूँगा 10 केल्विन। तो आप तापमान को डिग्री सेल्सियस में भी नाप सकते हैं और केल्विन में भी नाप सकते हैं। बस ये डेल्टा टी जो है ये दोनों में सेम ही आएगा, इसलिए अल्फा के मात्रक जो है वो केल्विन की घात -1 भी हो सकते हैं और डिग्री सेल्सियस की घात -1 भी हो सकते हैं। आइए तापीय प्रसार का दूसरा प्रकार देखते हैं जो कि है क्षेत्रफल प्रसार। मान लीजिए हमारे पास कोई शीट है, कोई धातु की पत्ती है, ऐसे शीट है, ये चकती है कोई, जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल है ए नॉट और प्रारंभिक तापमान है टी नॉट। अब इसे गर्म किया जाता है तो उससे होगा क्या, ये ऐसे फैल जाएगी और इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब इसका जो नया क्षेत्रफल हो गया है वो हो गया है ए नॉट प्लस डेल्टा ए, यानी कि जो पहले वाला क्षेत्रफल था ए नॉट वो थोड़ा सा उसमें वृद्धि हो गई है। कितनी? डेल्टा ए की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊष्मा देने से इसका तापमान भी बढ़ गया है। पहले था तापमान टी नॉट और अब हो गया है टी नॉट प्लस डेल्टा टी। तो प्रयोगों से, एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हुआ है कि यदि डेल्टा टी यानी कि ताप में वृद्धि का मान ज़्यादा ना हो, 100 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो, तो डेल्टा ए जो है यानी कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो ताप में वृद्धि यानी कि डेल्टा टी के सीधे समानुपाती है। अर्थात डेल्टा ए समानुपात है डेल्टा टी के। इसी प्रकार डेल्टा ए प्रारंभिक क्षेत्रफल ए नॉट के भी सीधे समानुपाती पाया गया, यानी कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना उस शीट का, जितना उस चकती का प्रारंभ में क्षेत्रफल था। जितनी ज़्यादा बड़ी शीट होगी शुरू में उतना ही ज़्यादा उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और जितनी ज़्यादा हम तापमान में वृद्धि करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। अब इन दो समीकरणों का प्रयोग करके हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा ए जो है वो किसके समानुपात में हुआ, ए नॉट गुणा डेल्टा टी। हमने इन दोनों समीकरणों का प्रयोग कर लिया यहाँ। अब यदि ये समानुपात का चिन्ह हम हटा दें तो हमें मिलेगा डेल्टा ए यानी कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो किसके बराबर है, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। यहाँ फिर से बीटा एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हम क्षेत्रफल प्रसार गुणांक
कहेंगे। अब यदि मैं शीट का नया क्षेत्रफल A निकालना चाहूं तो वो किसके बराबर होगा? देखिए A किसके बराबर होगा? शीट का प्रारंभिक क्षेत्रफल A0 प्लस उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई यानी कि डेल्टा A। तो A0 प्लस डेल्टा A हमने अभी पीछे देखा था किसके बराबर था? वो था A0 इंटू बीटा इंटू डेल्टा T। इन दोनों से A0 आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या रह गया? 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो यही हमने लिखा है समीकरण नंबर 8 में। तो हमें शीट का नया क्षेत्रफल मिलता है A बराबर A0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो आइए अब थोड़ा बीटा की बात कर लेते हैं। अभी अभी हमने लिखा था कि डेल्टा A बराबर होता है बीटा A0 डेल्टा T। इस समीकरण से यदि मैं बीटा निकालूं तो मुझे मिलेगा बीटा बराबर है डेल्टा A भाग में A0 डेल्टा T। तो यहां से मैं बीटा की परिभाषा बना सकता हूं। कैसे? क्षेत्रफल प्रसार गुणांक बीटा को प्रति इकाई वास्तविक क्षेत्रफल A0 व प्रति इकाई तापमान में परिवर्तन डेल्टा T से क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा A से परिभाषित किया जा सकता है। अब अंत में अगर मैं बीटा के मात्रक की बात करूं तो देखिए बीटा के मात्रक वही होंगे केल्विन की घात -1 या डिग्री सेल्सियस की घात -1। अब ये कैसे? आप इसी समीकरण से देख सकते हैं। यहां से मैं लिखता हूं बीटा बराबर है क्षेत्रफल में परिवर्तन भाग में प्रारंभिक क्षेत्रफल और भाग में तापमान में परिवर्तन। अगर मैं क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिखूं तो भाग में प्रारंभिक क्षेत्रफल ये भी मीटर स्क्वायर में ही आएगा। देखिए ये तो था क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन के मात्रक क्षेत्रफल के ही मात्रक होंगे यानी कि मीटर स्क्वायर। भाग में प्रारंभिक क्षेत्रफल इसके मात्रक भी मीटर स्क्वायर। अब तापमान में वृद्धि, यदि आपने तापमान को डिग्री सेल्सियस में नापा है तो ताप में वृद्धि डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी और फिर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कैंसिल, तो मात्रक बनेंगे डिग्री सेल्सियस की घात -1। और यदि हमने यहाँ पर तापमान को केल्विन में लिया होता तो 1 केल्विन बचता, जिससे हमें मिलता केल्विन की घात -1। इसलिए बीटा के मात्रक डिग्री सेल्सियस की घात -1 भी हो सकते हैं और केल्विन की घात -1 भी हो सकते हैं। आइए अंत में बात करते हैं आयतन प्रसार की। तो मान लीजिए हमारे पास एक ठोस वस्तु है, कोई घन था जिसका प्रारंभिक आयतन था V0 और जिसका प्रारंभिक तापमान था T0। इसे गर्म किया गया और अब इसका नया आयतन हो चुका है V0 प्लस डेल्टा V। V0 तो प्रारंभिक आयतन, ये डेल्टा V इसके आयतन में होने वाली वृद्धि है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तापमान भी पहले से बढ़ चुका है। पहले था T0 और अब हो चुका है T0 प्लस डेल्टा T। तो यहाँ पर भी इस घन पर 2 प्रयोग किए गए। पहला ये पाया गया कि जो आयतन में वृद्धि हो रही है वो डेल्टा T के सीधे समानुपाती है, यानी डेल्टा V समानुपात है डेल्टा T। और दूसरी बात, डेल्टा V जो है आयतन में जो वृद्धि है वो उस ठोस वस्तु का प्रारंभ में कितना आयतन था V0 उसके भी सीधे समानुपाती है। तो समीकरण नंबर 9 और 10 दोनों का प्रयोग करके हमें मिलेगा डेल्टा V समानुपात है V0 डेल्टा T। यहाँ से इस समानुपात के चिन्ह को हटाएं तो हमें अंत में मिलेगा डेल्टा V बराबर है गामा V0 डेल्टा T, जहां गामा को हम आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे। अब यदि मैं घन का नया आयतन V लिखना चाहूं, उसका प्रारंभिक आयतन तो था V0 और प्रारंभिक तापमान था T0। आपने तापमान में वृद्धि कर दी तो आयतन भी तो बढ़ चुका है। अब तो नया आयतन V जो होगा वो किसके बराबर होगा? नया आयतन V होना चाहिए उसका प्रारंभिक आयतन जो था वो प्लस उसके आयतन में जो वृद्धि हुई डेल्टा V। अब हमने अभी डेल्टा V के बारे में लिखा था कि डेल्टा V बराबर होता है V0 गामा डेल्टा T। यहाँ से V0 तो आया कॉमन, तो अंदर बचता है 1 प्लस गामा डेल्टा T। तो हमें मिलता है अंतिम आयतन V बराबर V0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T। अब यदि मैं गामा का मान निकालना चाहूँ तो डेल्टा V बराबर था गामा V0 डेल्टा T। यहाँ से यदि मैं गामा निकालूं तो मुझे मिलेगा गामा बराबर है डेल्टा V भाग में V0 इंटू डेल्टा T, यानी कि गामा बराबर डेल्टा V भाग में V0 डेल्टा T। सो फाइनली गामा की परिभाषा क्या बनेगी? आयतन प्रसार गुणांक गामा को प्रति इकाई वास्तविक आयतन यानी कि V0 व प्रति इकाई तापमान में परिवर्तन डेल्टा T से परिभाषित किया जा सकता है। उससे होने वाले आयतन में परिवर्तन से परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि आयतन में परिवर्तन
भाग में प्रारंभिक आयतन और भाग में तापमान में वृद्धि। अंत में जिस तरह से हमने अल्फा और बीटा के मात्रक लिखे थे, वैसे ही आइए हम बात करते हैं कि गामा के मात्रक क्या होंगे। देखिए, हमारा गामा किसके बराबर है? ये है आयतन में परिवर्तन भाग में प्रारंभिक आयतन भाग में तापमान में परिवर्तन। अब देखिए, आयतन में परिवर्तन के मात्रक तो वही होंगे जो आयतन के मात्रक है, यानी कि मीटर क्यूब। भाग में आयतन प्रारंभिक आयतन, उसके मात्रक भी मीटर क्यूब। अब तापमान में वृद्धि, यदि मैंने तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिया है तो तापमान में वृद्धि आएगी डिग्री सेल्सियस में। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया तो गामा के मात्रक क्या बने? डिग्री सेल्सियस की घात -1। और यदि मैंने तापमान को लिया होता केल्विन में तो गामा के मात्रक बन जाते केल्विन की घात -1। तो यहाँ अल्फा जो रेखीय प्रसार गुणांक था, बीटा जो क्षेत्रफल प्रसार गुणांक था, और ये गामा जो कि आयतन प्रसार गुणांक है, इन तीनों के मात्रक समान ही होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो तापीय प्रसार पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।